नमस्कार विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। हमने कल पैसिव वॉइस में जो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट थे और पिछले एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चन आए थे उनके बारे में पढ़ा था। आज हम जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है उनका पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाया जाता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात करें तो हमने ये इम्पेरेटिव जो सेंटेंस पढ़े थे उनमें हमें पता चल गया था कि इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। एक बार पुनः कि इस प्रकार के सेंटेंस जिनमें किसी को आदेश किया जाता है, किसी को सलाह दी जाती है, किसी से निवेदन किया जाता है, यानी आदेश, सलाह, निवेदन या जो भाव होते हैं उन भावों को प्रदर्शित करने के लिए, इन भावों को प्रदर्शित करने के लिए, बताने के लिए इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इन सेंटेंस की मुख्य बात क्या होती है कि इन इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या नहीं होता है, सब्जेक्ट होता ही नहीं है। सब्जेक्ट नहीं होता है तो हमने ये भी पढ़ा था कि इस इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो भी बात कही जाती है वो किससे कही जाती है, यू यानी तुम या आपको। यानी मैं कहूँ कि पानी का गिलास लेकर आओ तो मैंने यहाँ पर इसको किसी को ऐसा नहीं बोला है कि तुम पानी का गिलास लेकर आओ, भाव यही है कि तुम पानी का गिलास लेकर आओ। तो इसमें यू छुपा हुआ होता है, इसमें सब्जेक्ट होता ही नहीं है। तो इसमें क्या किया जाता है, किसी को ऑर्डर किया जाता है, किसी से ऑर्डर, एडवाइज, ठीक है, और किसी को रिक्वेस्ट, किसी को कमांड किया जाता है। तो इनके अगर भाव होते हैं वहां पर कौन से सेंटेंस होते हैं, वो इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस की पहचान यही है कि जो भी बात कही जाएगी वो तुमको कही जाएगी। यानी कि मैंने इतना कहा कि ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो यहां पर कहीं पर भी मैंने नहीं लिखा कि यू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। अगर मैं यहां यू लिख देता हूं तब तो प्रेजेंट सिंपल हो जाता है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तुम लाते हो, क्या लाते हो, एक ग्लास ऑफ वाटर, पानी का गिलास लेकर आते हो। जबकि मैं कह रहा हूं कि पानी का गिलास लेकर आओ, यानी कि मैं ये किसी को कमांड कर रहा हूं या मैं किसी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तो इसमें इस प्रकार के वाक्यों में यू छुपा हुआ होता है, यू लिखा हुआ नहीं होता है। अब ये कौन सा सेंटेंस है, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ब्रिंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लाना। तो यहां पर वर्ब आ रखी है लेकिन सब्जेक्ट कहीं पर भी नहीं है। तो सब्जेक्ट नहीं है तो ये कौन सा सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। कितने प्रकार के होते हैं ये भी हमने पढ़ लिया था कि इम्पेरेटिव सेंटेंस है वो 3 प्रकार के होते हैं। वैसे पहला है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, यहां पर देख लो, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है, ब्रिंग यानी लाना, ये वर्ब है। दूसरा था, इसमें भी लेट आती है, लेट की तीनों फॉर्म पढ़ ली थी, एक ही होती है, तो ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है। दूसरा था, वाक्य में डोंट आता है, वाक्य की शुरुआत किससे होगी, डोंट से। अब यहां पर डोंट का मतलब डू नॉट, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है, यानी कि डू नॉट। अब डू प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब होती है, इसके बारे में बात कर ली थी कि यहां पर प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हमने पहले पढ़ लिया था। अगर प्रेजेंट सिंपल होता तो डू नॉट के बीच में यहां पर सब्जेक्ट होता, सब्जेक्ट लिखा ही नहीं है। जब हम सेंटेंस करेंगे तब और वापस पढ़ लेंगे। और उसके बाद लास्ट जो सेंटेंस है इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होता है प्लीज अथवा काइंडली से स्टार्ट होता है। तो प्लीज और काइंडली वाक्य में लिखा हुआ होगा, और जब प्लीज और काइंडली लिखा हो तो यहां पर तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि यहां पर तो क्या की जा रही है, रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट को शो करने के लिए इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो पुनः देख लो, इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिन सेंटेंस में किसी को आदेश, सलाह या कोई निवेदन किया जाता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इनका भाव होता है, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। ये बात जब भी कही जाएगी तो हमेशा यू ही आएगा। उसके बाद में 3 प्रकार के सेंटेंस पढ़े हैं कि वाक्य की शुरुआत किससे होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, या फिर वाक्य में डोंट, डोंट का मतलब किसी को मना करने के लिए, मना करने का भाव आएगा। तीसरा है कि वाक्य में प्लीज अथवा काइंडली लिखा हुआ आएगा, प्लीज अथवा काइंडली इसका मतलब रिक्वेस्ट की जा रही है। तो ये 3 सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस के प्रकार हैं। हम इनके बारे में एक एक के बारे में पढ़ते हैं, ये भी इजी ही है, इतने हार्ड नहीं है।
अब इंपेरेटिव सेंटेंस में हम पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, पहला प्रकार पढ़ते हैं कि वाक्य की शुरुआत किससे होगी, वर्ब से होगी। और वर्ब कौन सी होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो इसमें कंडीशन बनती है कि सब्जेक्ट तो इंपेरेटिव सेंटेंस में होता ही नहीं। ये बात हमें पता है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन ऑब्जेक्ट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हम पहला सेंटेंस पढ़ते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट की स्थिति होगी तो क्या बनेगा, यानी वाक्य में क्या हो, ऑब्जेक्ट हो तो, देखो सब्जेक्ट तो होगा ही नहीं, वाक्य में क्या हो, ऑब्जेक्ट हो तो। जैसे एक वाक्य लिखता हूं, लिखा हुआ है कॉल द डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाओ। कहीं पर लिखा हुआ है कौन बुलाए, यानी कि कहने का भाव है कि तुम है ना डॉक्टर को बुलाओ, यानी कि कॉल यानी बुलाना, ठीक है, फोन करना, यानी कॉल द डॉक्टर यानी कॉल डॉक्टर को आप बुलाओ। यहां पर ये कॉल क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद क्या है, किसको बुलाना है, मेन वर्ब के बाद में जो भी आ रहा है, नाउन आ रहा है, प्रोनाउन, ये किस में आता है, ऑब्जेक्ट में आता है। तो यहां पर पहली कंडीशन क्या है कि अगर वाक्य की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो और उसके बाद में क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट तो होगा ही नहीं क्योंकि यू छुपा हुआ होता है। ये मैंने कहा है कि डॉक्टर को बुलाओ, इसका मतलब मेरे सामने जो है मैंने उसको कहा है कि तुम डॉक्टर को बुलाओ, तुम का भाव आ रहा है लेकिन तुम कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनको कैसे बनाते हैं, तो देखो स्ट्रक्चर क्या बना, एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर इस प्रकार से है कि आपको एग्जाम में देखो इंपेरेटिव सेंटेंस से प्रश्न आता है कि एक्टिव वॉइस में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य की शुरुआत हो और उसके बाद में क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाएगा, पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे कि सबसे पहले हम लिखेंगे लेट, ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट। उसके बाद में ऑब्जेक्ट को क्या बनाया जाएगा, सब्जेक्ट, यानी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट इंपेरेटिव में है ही नहीं। उसके बाद में लेट है, लेट के बाद थर्ड फॉर्म लेकर आनी है, मॉडल के बाद थर्ड फॉर्म लेकर आनी है, और टू के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर आनी है। तो हम एक ही शब्द, एक ही वर्ड यूज करते हैं, वो कौन सा है, बी, ठीक है। उसके बाद बी के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। इतना सा ही रूल है, हम इससे अपने आराम से जो हमारी पैसिव वॉइस है वो बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो इसमें ऑब्जेक्ट है कॉल यानी बुलाना, ऑब्जेक्ट है द डॉक्टर, तो सबसे पहले लिखेंगे लेट, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, द डॉक्टर, थर्ड फॉर्म लेकर आनी है तो लेट के साथ क्या लगा देंगे, बी। उसके बाद में कॉल, CALL, कॉल की थर्ड फॉर्म ED लगा देंगे, कॉल्ड। ये है पैसिव वॉइस, कौन सा सेंटेंस का, इंपेरेटिव सेंटेंस में। देखो ये समझ में आ गया तो सभी इंपेरेटिव समझ में आ जाएंगे, क्योंकि बाकी आगे है वो और भी सही है, इजी है। हमें इतना ही ध्यान रखना है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में लेट के साथ बी लगा देंगे। अब देखो ऑब्जेक्ट नहीं हो तो स्थिति दूसरी बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो तो सबसे सरल है, फिर तो हम वाक्य के भाव के हिसाब से करेंगे, वो बाद की बात है। एक और सेंटेंस करते हैं, वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ साफ करो। किसको कह रहा हूं, तुम्हारे हाथ साफ करो, यानी तुम तुम्हारे हाथ को साफ करो, हाथों को साफ करो। कोरोना चल रहा है तो वॉश यानी धोना, साफ करना, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट। सर इसमें योर आ गया, योर सब्जेक्ट में तो नहीं है ना, ऑब्जेक्ट में तो कुछ भी आ सकता है, सब्जेक्ट में तो कुछ भी नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया हुआ है। क्या ऑब्जेक्ट है, पजेसिव एडजेक्टिव है, उसके साथ में नाउन है, हैंड हाथ, संज्ञा है,
यानी ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। सेंटेंस कौन सा है, इंपेरेटिव। इंपेरेटिव है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे, लेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे योर हैंड्स, फिर थर्ड फॉर्म लेकर आनी है तो लगा देंगे बी, और बी के बाद में वाश की थर्ड फॉर्म वाश्ड, SHED लगा देंगे। ये समझ में आ गया होगा। और वाक्य करते हैं, पोस्ट दिस लेटर, इस लेटर को क्या कर दो, पोस्ट कर दो। किसे कहा जा रहा है, तुम्हें। पोस्ट वर्ब है, सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है तो इंपेरेटिव सेंटेंस है। और किसको पोस्ट करना है, डाक में किसको डालना है, इस लेटर को। तो दिस लेटर ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट। उसके बाद दिस लेटर है तो दिस लेटर, फिर लगा देंगे बी, और पोस्ट की थर्ड फॉर्म ED लगा देंगे, पोस्टेड। ये हो गया इसका पैसिव वॉइस। तो आपको ये इंपेरेटिव सेंटेंस में पहला जो टाइप है वो टाइप समझ में आया होगा। और हम एक दो सेंटेंस और कर लेते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो तो क्या करना पड़ेगा। वापिस देखो क्या कंडीशन होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखो लगभग 2-3 सालों में पहले हमें जो खालिस्तान थे वो भरने होते थे इन पैसिव वॉइस में, आजकल वो नहीं है। आजकल हमें पैसिव वॉइस बनाने होते हैं। तो यहाँ पर जब से ये बनाने आए तब से इंपेरेटिव सेंटेंस का एक प्रश्न आने लग गया लगभग। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो तो क्या रूल है, लेट लगा देंगे, ऑब्जेक्ट बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और सेंटेंस करते हैं, स्विच ऑफ द लाइट, लाइट स्विच ऑफ कर दो। किसे कहा जा रहा है, तुम्हें। स्विच ऑफ का मतलब बंद कर देना, लाइट है वो क्या कर दो, बंद कर दो। कौन कर दे, तुम। कहीं पर भी यू नहीं लिखा हुआ। यानी वाक्य की शुरुआत किससे हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। इंपेरेटिव सेंटेंस है, कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, स्विच ऑफ यानी बंद करना। क्या बंद करना, लाइट। तो सबसे पहले लेट, फिर द लाइट बी। अब स्विच की थर्ड फॉर्म होती है स्विच्ड, बचा हुआ क्या है, ऑफ, स्विच्ड ऑफ। लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑफ। ये क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। हमें क्या करना है, लेट के बाद बी लगाना है। बाकी रूल सब सेम है। पैसिव वॉइस इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होता नहीं है तो बाई लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर होगा, ऑब्जेक्ट होगा, लेट के बाद हिम और देम लिखा हुआ है, वो अगली कंडीशन होगी। अभी ये आपको समझ में आया होगा कि लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बी, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इनको देखो अलग अलग तरीके से सोल्व किया गया। हमारे सबसे अच्छा तरीका यही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसी तरीकों को हमें अपनाना है। अब देखो दूसरा कंडीशन है, दूसरी कंडीशन कि इंपेरेटिव सेंटेंस में एक वर्ड, एक मीनिंग लिखी आ जाए, एक वर्ब लिखी हुई आ जाए तो भी उसका हम क्या कर बना सकते हैं, पैसिव वॉइस बना सकते हैं। जैसे कि अभी लिखा है ऑब्जेक्ट हो, और अब मैं कहूं ऑब्जेक्ट नहीं हो तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, यानी एक वर्ब लिखी हुई है, उसका हमें क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। ऑब्जेक्ट नहीं हो तो, अभी ऑब्जेक्ट था अब ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा। एक केवल एक वर्ड कहने का मतलब एक वर्ब लिखी हुई होगी, हमें उसका क्या बनाना है, पैसिव। जैसे मैं कहूं, आपको कहा जाए कि स्टॉप, स्टॉप यानी रुकना, इतना लिख कर वाक्य पूरा कर दिया। अब इनका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, अब इसमें बताओ आपके पास कहीं ऑब्जेक्ट है, नहीं है। स्टॉप यानी रुकना वर्ब है कि नहीं है, और लिख दिया। लिसन,
लिसन यानी सुनना, इतना लिखकर वाक्य खत्म कर दिया। अब ये केवल एक वर्ब लिखी हुई है, इस वर्ब का हमें क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो बताओ ऑब्जेक्ट नहीं है तो मैं ऐसे लिख दूं क्या, लेट? नहीं हो सका। जब नहीं होगा तो हमें क्या करना है, हमें वाक्य के भाव के हिसाब से चलना है। अब भाव आपके अंदर कौन सा है? अगर मैं कहूं आप कहीं जा रहे हो और आप, एक टीचर आपको कहे कि स्टॉप, तो मैं आपको रिक्वेस्ट तो नहीं करूंगा कि आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप रुक जाओ, नहीं, मैं आपको क्या करूंगा, ऑर्डर करूंगा, कमांड करूंगा कि वहीं रुक जाओ। उसी प्रकार लिसन, टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं, बच्चे नहीं सुन रहे हैं तो उनको इतना ही कहा लिसन, सुनो, इसका मतलब रिक्वेस्ट तो नहीं करूंगा, यानी भाव चलते हैं। अभी छोटा बच्चा है, वो अपने पिताजी को कहे स्टॉप, तो छोटा बच्चा अपने पिताजी से रिक्वेस्ट करेगा, वो धमकी थोड़ी देगा कि रुकी जाओ। लिसन उसी प्रकार, यानी हम भाव के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। अब इसमें सबसे अच्छी बात है कि पहले तो ये बताओ इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या किस काम में आते हैं? ऑर्डर देने के लिए, कमांड करने के लिए, किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए, किसी को एडवाइस देने के लिए, यानी इसी का ही भाव होता है। ठीक है, छुपा हुआ क्या होता है इंपेरेटिव सेंटेंस में? यू। अब बताओ पैसिव वॉइस वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए? थर्ड फॉर्म। ये चीजें अगर आपको ध्यान है तो आप एक चीज को पकड़ लेना, या तो रिक्वेस्टेड कर लेना, या फिर कमांडेड कर लेना, ऑर्डर्ड कर लेना, एडवाइज्ड कर लेना। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि अगर वर्ब नहीं हो, सरल शब्दों में बात करें कि वर्ब तो हो, ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो हम उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? तो हमारा एक ही काम है, थर्ड फॉर्म चाहिए, इतना ध्यान रखना है। जब थर्ड फॉर्म चाहिए तो सबसे पहले इस प्रकार के जितने भी वाक्य होते हैं उन वाक्यों में लिखना है यू आर ऑर्डर्ड। ऑर्डर हो गया, ये फर्स्ट फॉर्म है। पैसिव वॉइस में कौन सी फॉर्म चाहिए? थर्ड फॉर्म। तो लिख दोगे ऑर्डर्ड, उसके बाद लगा दोगे टू। बताओ टू के बाद कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। हमें थर्ड फॉर्म चाहिए क्या? अब इस वाक्य में देखो कहीं पर थर्ड फॉर्म आ चुकी है, ये देख लो, आर के बाद थर्ड फॉर्म आई हुई है। हमारी कंडीशन पूरी हो चुकी है थर्ड फॉर्म वाली। ठीक है, तो टू के बाद अब बी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि पहले ही थर्ड फॉर्म आ गई है। तो बाद में जो आपको दिया हुआ है उसको लिख दोगे। जैसे यहां क्या लिखा हुआ है? स्टॉप। तो आप क्या करोगे? यू आर ऑर्डर्ड टू, यहां लिख दिया स्टॉप। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि टीचर कह रहा है और छोटा बच्चा रिक्वेस्ट कर रहा है किसी को, कि बड़े भाई को, कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रुक जाओ। तो हम क्या करेंगे? छुपा हुआ यू ही होता है पैसिव वॉइस में, यू दिखा देंगे। यू आर रिक्वेस्टेड, क्या लगाएंगे? टू। टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। तो यहां क्या कर देंगे? स्टॉप लिख देंगे। स्टॉप का स्टॉप, यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं है तो यही चलेगा, यही चलेगा प्लीज अथवा काइंडली वाले सेंटेंस में, सब में यही चलने वाला है। आपको ये लिख देना है यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। ठीक है, अब देखो कहीं कहीं पर ऑब्जेक्ट होता है, उसमें भी यही फॉर्मूला काम में लिया जाता है, लेकिन हमें लेना नहीं है। हम इस प्रकार से ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस को भी बना सकते हैं। जैसे अभी एक सेंटेंस लिखा था, पोस्ट दिस लेटर, ये सेंटेंस लिखा था। अब इसमें क्या है कि हमारे पास में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो हमने कैसे बनाया था? लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, ऐसे ही बनाया था, बी के बाद थर्ड फॉर्म। ये पहला तरीका पढ़ा था। अब मैं कह रहा हूं कि हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, हमें बनाना ऐसे। अगर आप ऐसे बनाओगे तो भी गलत नहीं है, वो नीचे लिखा हुआ आएगा हमारे। जब हमने कल एग्जामिनेशंस के पेपर किए तो उसमें लिखा हुआ आ रहा था। तो इस प्रकार भी हो सकता है। कैसे बनाएंगे? इस प्रकार, इसको हम ऑब्जेक्ट नहीं हो उस प्रकार से बना सकते हैं। हम क्या करेंगे?
इतना लिखा हुआ है। पोस्ट दिस लेटर, ऑर्डर किया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है, तो लिख देंगे यू आर ऑर्डर्ड टू, वाक्य पूरा लिख दो वापस, पोस्ट दिस लेटर। ये भी सही है, ये भी गलत नहीं है। उसी प्रकार वॉश योर हैंड्स, यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉश योर हैंड्स, ये भी सही है, गलत नहीं है। लेकिन एग्जाम में आ गया कि लेट से बनाना, तो हमें क्या याद रखना, बी। मॉडल का भी हमने काम तमाम किया था बी से, टू का भी हमने काम तमाम किया था बी से। उसी प्रकार लेट के साथ में बी लगा देंगे तो इंपेरेटिव सेंटेंस का भी काम तमाम हो जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट हो तो। आप ऐसे भी बना सकते हो, ये गलत नहीं है। तो ये बात आपको समझ में आई हुई होगी कि हमने इंपेरेटिव सेंटेंस में पहला सेंटेंस पढ़ा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य की शुरुआत हो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने दो कंडीशन पढ़ ली है कि ऑब्जेक्ट हो तो, ऑब्जेक्ट नहीं हो तो। अगर ये समझ में आ गए तो इंपेरेटिव सेंटेंस सभी समझ में आ गए हैं हमें। कैसे, एक दो सेंटेंस और बनाते हैं। अब मैं यहां लिखूं ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, क्या लेकर आओ, ग्लास, किसका, पानी का, यानी ये हमारा का पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसमें कंडीशन नंबर 1 लागू हो रही है कि ऑब्जेक्ट हो तो कैसे बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट नहीं हो तो वो भी कंडीशन लागू हो सकती है। अभी हमने पढ़ा है कि दूसरा कि ऑब्जेक्ट नहीं हो तो, अभी इसमें तो ऑब्जेक्ट है, तो हम ऑब्जेक्ट नहीं हो तो उस रूल से बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, हम मान लेते हैं कि यहां पर किसी से रिक्वेस्ट की जा रही है, तो क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और पूरा का पूरा वाक्य वापिस लिख देंगे। थर्ड फॉर्म वाली कंडीशन यहां पूरी हो चुकी है। इज आर एम के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है, पैसिव वॉइस है, तो क्या करेंगे, टू बी छोटा हो जाएगा, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है। अब आपने कहा कि इसमें तो ऑब्जेक्ट हम वैसे बनाएंगे और वैसे ही ठीक रहता है, तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ए ग्लास ऑफ वाटर, थर्ड फॉर्म लेकर आनी है, तो लेट के बाद क्या लगा दो यहां पर बी, और बी लाते ही ब्रिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, BROUGHT, ब्रोट। इस प्रकार से भी हम इसको बना सकते हैं। वैसे और सेंटेंस करें, जैसे मैं लिखूं ओपन द डोर, ठीक है, ओपन द डोर, ओपन यानी खोलना, किसको खोलना है, द डोर को। तो यहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, ऑब्जेक्ट है। यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, तो ऑब्जेक्ट है तो हम किससे बनाएंगे, लेट से। तो सबसे पहले लेट, ऑब्जेक्ट है द डोर, फिर क्या लगाएंगे, बी, तो यहां हो जाएगा बी, और बी के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में कौन सी फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म, तो ओपन की थर्ड फॉर्म कर दी, ओपन। अब कहा दूसरे तरीके से बनाना है, ये पहला तरीका है। दूसरा है वाक्य के अभाव। हम मान लेते हैं कि पिताजी हमें ऑर्डर कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू, उसके बाद वाक्य सेम टू सेम जो वाक्य है, ओपन द डोर। ये कंडीशन हमारे यहां पर समझ में आ गई है, तो पैसिव वॉइस पूरे सही हो गए हैं और हमें समझ में भी आ जाएंगे। आगे जो वाक्य हैं वो आराम से हमें समझ में आ जाएंगे, अगर हमें लेट और बी याद है तो ये आपको समझ में आए होंगे। अब हम एक और बनाओ, ओपन की जगह अब हम लिख देते हैं क्लोज द डोर। बताओ क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्लोज की थर्ड फॉर्म यहां पर है, यहां ओपन की जगह क्लोज्ड कर देंगे, उसी प्रकार यहां पर ओपन की जगह क्लोज कर देंगे।
और वाक्य सेम टू सेम ही रहेगा। यह है इंपेरेटिव सेंटेंस का पहला टाइप। आपको समझ में आ गया होगा। पैसिव वॉइस में यू दिखने लग गया है क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया था कि यू छुपा हुआ होता है। तो यानी ये बात किससे कही जा रही है? कहा कि क्लोज द डोर, डोर बंद कर दो, शट द डोर, दरवाजा है उसको बंद कर दो। यानी मैं किसको कह रहा हूं? तुम्हें कह रहा हूं, तुम दरवाजा बंद कर दो। तुम बोला नहीं, पैसिव वॉइस में दिखाई दे रहा है यू आर ऑर्डर्ड, तुम्हें आदेश दिया जाता है। किसके लिए? टू क्लोज द डोर, दरवाजे को बंद करने के लिए तुम्हें आदेश दिया जाता है। तुमसे रिक्वेस्ट की जाती है कि दरवाजा बंद कर दो, तुमसे प्रार्थना की जाती है, तुमसे निवेदन किया जाता है कि दरवाजा बंद कर दो। तो अब पैसिव वॉइस में दिखने लग गया कि तुमसे, तब यहां पर हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं। अगर यह समझ में आ गया तो आगे वाले सेंटेंस आराम से समझ में आ जाएंगे। आगे वाले समझ में कैसे आएंगे वो बात करें तो सेंटेंस इंपेरेटिव में हमने पहला पढ़ा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो। दूसरा हम यहां पढ़ लेते हैं कि वाक्य में क्या लिखा हुआ हो, प्लीज अथवा काइंडली। प्लीज अथवा काइंडली का मतलब क्या होता है? किसी से निवेदन करना। अब मैं इसी सेंटेंस को चेंज कर दूं। अभी कहा ओपन द डोर, अब मैं कह रहा हूं प्लीज ओपन द डोर। तो इसमें तो हमें भाव देखने की आवश्यकता नहीं कि कमांड का आदेश, कमांड किया जा रही है कि या फिर किसी से रिक्वेस्ट या फिर किसी को जो भी ऑर्डर किया जा रहा है, एडवाइस कुछ भी नहीं है। हमें इतना दिख गया है वाक्य में क्या आ गया है? प्लीज आ गया है। इंपेरेटिव सेंटेंस है प्लीज वाला। वाक्य में प्लीज का मतलब हम सबको पता है कि किसी से निवेदन करने के लिए, कि तुमसे प्रार्थना की जाती है प्लीज, यानी कृपया करके ये काम कर दो। तो यानी हमने प्लीज का यूज किया तो अपने आप क्या, किसका भाव आ गया? रिक्वेस्ट का भाव आ गया। तो अगर वाक्य प्लीज अथवा काइंडली से शुरू हो, प्लीज यहां पर है, यहां पर भी आ सकता है, आएगा प्लीज ही। तो हम इस प्रकार के सेंटेंस कैसे बनाएंगे? यू आर ऑर्डर्ड कर दूं? ऑर्डर्ड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वाक्य में क्या लिखा हुआ है? प्लीज लिखा हुआ है। और जब प्लीज होता है, प्लीज का मतलब ही क्या है? कृपया करके, रिक्वेस्ट का भाव होगा तो हम ऑर्डर नहीं करेंगे, हम कर देंगे रिक्वेस्टेड। उसके बाद क्या लगाएंगे? टू, और वाक्य लिख दो। प्लीज हट चुका है, किसके कारण? रिक्वेस्टेड के कारण। तो हमें प्लीज को वापस नहीं लिखना है, हम वापस वाक्य ये लिख देंगे टू ओपन द डोर। समझ में आ गया होगा। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है प्लीज अथवा काइंडली से, प्लीज अथवा काइंडली है तो हमें सब सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? यू आर रिक्वेस्टेड। ठीक है, और वाक्य देख लो। अभी लिखा वॉश योर हैंड्स। ठीक है, अब मैंने यहां लिख दिया प्लीज। तो जब प्लीज नहीं था तब हमने कैसे बनाया था? ऑब्जेक्ट है लेट योर हैंड्स बी वॉश्ड, ऐसे बनाया था। अब मैंने कहा कि नहीं, इस वाक्य में क्या आया हुआ है? प्लीज आया हुआ। प्लीज को हटाना है, तो प्लीज को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड, फिर लगाएंगे टू, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कहने का मतलब है ये प्लीज रिक्वेस्टेड से क्या हो गया? हट चुका है। बाकी बचा हुआ वाक्य सेम टू सेम लिख देंगे वॉश योर हैंड्स। तो प्लीज अथवा काइंडली वाले समझ में आ गए होंगे। प्लीज अथवा काइंडली तो क्या करना है? यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, इतना ही हमें करना है, हमारा वाक्य पूरा हो जाएगा। तो ये दूसरा टाइप है। अब तीसरा टाइप हम पढ़ते हैं।
तीसरा टाइप है डोंट से वाक्य की शुरुआत। जब सेंटेंस पढ़े थे उस समय हमने बात कर ली थी कि डोंट जो डू है वो हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी होती है। डोंट का मतलब मना करने का भाव, डोंट का मतलब मना ही, किसी को हम क्या करते हैं, मना करते हैं, मना करने का भाव होता है। अब देखो प्रेजेंट सिंपल का कौन सा वाक्य है और कौन सा इंपेरेटिव सेंटेंस है, आपको पहचान करनी है, फिर हम इनका पैसेज पढ़ लेंगे, क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगी तो समझ में नहीं आएगा। जैसे ये बताओ, डू डोंट वी प्ले क्रिकेट। दूसरा वाक्य है डोंट प्ले क्रिकेट। आपको इसमें बताना है, यह बताओ कि इसमें से कौन सा तो प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है और कौन सा इंपेरेटिव सेंटेंस। तो देखो अगर हमने सही तरीके से पढ़ा है तो देखते ही पता चल रहा है साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा है। साइन ऑफ इंटरोगेशन है तो इंपेरेटिव सेंटेंस तो नहीं है। ये देखो साइन ऑफ इंटरोगेशन, साइन ऑफ इंटरोगेशन है। दूसरा है डोंट लिखा हुआ है, डू नोट को इस प्रकार साथ में लिखा जा सकता है। उसके बाद वी सब्जेक्ट है कि नहीं है, सब्जेक्ट है, इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या नहीं होता है, सब्जेक्ट होता ही नहीं है। उसके बाद प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। हिंदी अर्थ क्या होगा, क्या हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। दूसरे में देखो डोंट आया हुआ है, फिर प्ले यानी खेलना, वर्ब सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट है ही नहीं। सब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब है मैं तुमसे कह रहा हूं डोंट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट मत खेलो। ये कौन सा सेंटेंस है, इंपेरेटिव। ये है प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस। ये तो प्रेजेंट सिंपल है और ये है इंपेरेटिव। पता कैसे चला, हमने सेंटेंस पढ़े थे उस समय बहुत बात की थी इसके बारे में, अब और देख लो। डोंट आया हुआ है, सब्जेक्ट है ही नहीं, सब्जेक्ट नहीं है तो प्ले है, यानी किसी को मना किया जा रहा है, मनाई का भाव देने के लिए। तो यहां पर कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंपेरेटिव सेंटेंस है। आपको समझ में आ गया होगा। डोंट का मतलब क्या होता है, मना करना। पहली बात समझ में आ गई होगी। तो डोंट का भाव है मना करने को। इसके देखो हम सेंटेंस अलग अलग बना सकते हैं। पहला हम सेंटेंस बनाते हैं जो आज तक हमने अभी पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा कि ऐसे कर दो इंपेरेटिव सेंटेंस में, जो बचा हुआ वाक्य वो लिख देंगे। यही किया था कि नहीं किया था। जैसे वॉश योर हैंड्स, कैसे बनाया, यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉश योर हैंड्स, ऐसे बनाया था। अब मैंने कहा देखो हाथ तो धोने ही चाहिए, हम अभी समझने के लिए यूज कर लें, डोंट वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ मत धो, हाथ धोने चाहिए। डोंट वॉश योर हैंड्स अगर कहा कि मनाई का भाव आ रहा है तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, कैसे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर लिख दूं वॉश योर हैंड्स। फिर इसका मतलब तो कहा जा रहा है कि हाथ धो, तुमसे प्रार्थना की जाती है, तुमसे निवेदन किया जाता है। लेकिन यहां कह रहे हैं डोंट है, तो आप क्या करोगे, इस डोंट को हटाने के लिए टू से पहले नोट लगा दो और वाक्य सेम टू सेम रहेगा। कहने का मतलब है यहां पर आप क्या लगा दोगे, नोट। नोट लगा दिया तो आपको डोंट नहीं लिखना है। वाक्य कैसे बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड नोट टू, बचा हुआ वाक्य लिख देंगे वॉश योर हैंड्स। आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप अपने हाथ मत धो, नोट से मतलब नहीं। समझ में आया होगा। तो ये जो डोंट वाला वाक्य है वो हम कल दोबारा से वापस और पढ़ लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।